निर्धारित सीमा में क्या जो सीमा में है तो क्या व्यापार संभव है, क्या किसी फैक्ट्री को चलाया जा सकता है, क्या कारोबार मतलब निकल सकता है, सुचारू रूप से चल सकता है। सबसे पहले जब नोटबंदी शुरू की गई तो सबसे आपने भी महसूस किया होगा कि हमें खुले पैसे की मतलब प्रॉब्लम आ रही थी, जो 2000 के जो नोट नहीं मिल रहे थे, तो बहुत से लोगों ने ये कोशिश भी की कि छोटे नोटों को अपनी तरफ इकट्ठा करने की कोशिश की, तो ताकि जिसे एक वो भी एक कारण रहा है कि जिससे व्यापार प्रभावित हुआ है और लोगों को चूंकि सर्कुलेशन में नहीं आया पैसा। आपने जो बैंक से जो भी छोटे नोट मिले और सिक्के निकले, उन लोगों ने सोचा कि शायद वो दोबारा मिले कि न मिले। तो स्थिति ये हो गई है कि कल कारखाने और कारोबार एकदम बिल्कुल मंदा हो गया है। तो ये दोनों, मेरा जो सवाल ये है कि जो 50 दिन की जो बात मोदी साहब ने कही थी, उसके बाद में कई जगह हालात नहीं सुधरे हैं अभी तक। गांव में खासकर अगर हम बात करें, ये बात अलग है कि पैसे की उनको रिक्वायरमेंट भी कम होती है, लेकिन उस रेशों में भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ऐसा तो नहीं होगा कि लंबे समय तक अगर यही हालात बनते रहे, क्योंकि विवाह शादियों का टाइम अब आ रहा है, बिल्कुल, तो उससे स्थितियां और बिगड़ जाएं कि वो जो एक सब्र है। क्योंकि अगर मैं मेरे स्टाफ के साथ में कहता हूं कि कुछ वक्त आप मेरा साथ दीजिए, थोड़े आप लोग संयम से काम करिए, तो उनको एक उम्मीद होती है कि इस डेट तक हमें थोड़ा सा राहत होगा। अगला पहले कह चुका है, ऐसा तो नहीं 50 दिन की मियाद बीतने के बाद में लोगों के सब्र का बांधे हुए टूट जाए। देखिए, ये बिल्कुल आप व्यावहारिक बात है कि सरकार ने जब सरकार की नीति का जब सभ्रता के साथ आपकी जनता ने सहयोग किया है, तो ऐसी उससे उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी हालात सुधरेंगे, और ये अब भी उसकी उम्मीद बनी हुई है कि हालात सुधरें। सरकार की जिम्मेदारी ये है कि इन हालात में वो सुधार करे। सुधार करने में हालांकि अभी जो स्थिति है, पिछले 50 दिन के मुकाबले में कुछ सुधार हुआ है। कि जो आपको एटीएम में 500 रुपए नहीं मिल पाते थे, वो अब 500 रुपए मिलने शुरू हुए हैं। 500 रुपए सबसे बड़ी जो कमी रही है इस नोटबंदी के पीछे, कि 2000 के नोट तो आ गए, लेकिन 500 के नोट नहीं आने की वजह से जो खुले की जो सबसे ज्यादा समस्या हुई, तो एक तो ये कारण रहा है। और उसकी वजह से जब आपका जो सर्कुलेशन में मनी नहीं होने की वजह से स्थिति यह है कि बहुत से कल कारखानों पर जो प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने छटनी शुरू कर दी है। और यहां तक कि जो दिहाड़ी मजदूर जो हैं, जो आपके जो चौखुटियों पे जो मजदूर रोजाना का करता है, तो जो निर्माण, जैसे निर्माण कार्यों को भी ले लीजिए आप, या और दूसरे कार्य हो, चाहे फसल में जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग बाग, सबने अपने अपने मतलब सीमित करेंसी की उपलब्धता की वजह से अपने अपने उन्होंने सिकोड़। अभी महेश जी आपके पास में आऊंगा। मैं सुशील जी एक बात जानना चाहता हूं, जो पूरा जो एपिसोड चल रहा है पिछले कुछ दिन से, मैं दो बातें नोट कर रहा हूं इसमें, एक गरीब एक अमीर। ये अमीर और गरीब के बीच में पता नहीं आपसी मतभेद है कि नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जरूर इसको रंग दे करके, और मुझे लगता है कि गैप जरूर होगा। क्योंकि देखिए, इतिहास गवाह है कि पूंजीपतियों का भी देश के उत्थान में बड़ा सहयोग रहा है, और मजदूर का भी बड़ा सहयोग रहा है, किसान का भी सहयोग रहा है। तो ऐसा क्या है कि हम इसके पीछे वजह ये तो नहीं है कि हम वोट की वजह से इसे एक बड़ा एक कारण बना रहे हो, एक इश्यू बना रहे हो। क्योंकि गरीबी और पूंजीपतियों का ये नहीं है कि शोषण नहीं होना चाहिए, शोषित और शोषक दो वर्ग बहुत मार्क्स के टाइम से चले आ रहे हैं, और उनपे अपनी अपनी बिल्कुल हिस्ट्री भी है, उनके बिल्कुल उन्होंने डिफाइन भी किया इस बात को, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। शोषण नहीं होना चाहिए, हम भी जानते हैं इस बात को, लेकिन इस बात से हम कैसे पीछे हट सकते हैं कि पूंजीपतियों के बिना देश चल सकता है, या गरीब मजदूर के बिना हम देश चला लेंगे? देखिए, साहब ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। आपने देखा, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने बड़े बड़े मेले उद्योगपतियों को लगाए, व्यापारियों को लगाए, और उन्होंने एक एक रुपए में उन्होंने हजारों बीघा जमीन, सैकड़ों मीटर जमीन फ्री में दी। और वो सारा पैसा जो फ्री में गुजरात के लोगों को ये समझाया कि देखो हम आपके विकास के लिए दे रहे हैं, यहाँ रोजगार डेवलप होगा, ये होगा, नए लोगों को अवसर मिलेगा। जबकि वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। उद्योगपतियों को फोकट में जमीनें लुटाई गई जनता की, और उस पैसे को 2 नंबर में लेके इन्होंने देश के वरिष्ठ नेता जो इनके थे पार्टी के, उनको पीछे धकेल करके और प्रधानमंत्री की दौड़ में आ गए। उसी पैसे से इन्होंने चुनाव पूरे देश में लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने। और आज भी देखिए, रैलियों में पैसे दे करके लोग ला रहे हैं। आपके टीवी चैनल ही बता रहे हैं किस तरह से रोज का पैसा देके इनको भीड़ खींचने के हिसाब से लाया जा रहा है मीटिंगों के अंदर, मोदी जी की मीटिंग, और मोदी जी वहां से हाथ हिला के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।
तो जो 50 उद्योगपति 100 उद्योगपति जो मोदी जी के चारों तरफ हैं, जिन लोगों ने बेहतरीन इनको फायदा दिया है, अब वो चाहते हैं कि उनको फायदा मिले। वही लैंड एक्विजिशन बिल का मामला है, आपको पता है, उसमें किसान वर्सेज उद्योगपतियों का चला और सरकार को झुकना पड़ा, सारी विपक्षी पार्टियां, देश की जनता खड़ी हुई और मोदी जी को अपना स्टेप को वापस लेना पड़ा। उसमें भी सीधे सीधा वही जमीनें उद्योगपतियों को फोकट में देने वाली बात थी। जो लाभ उन्होंने डायरेक्ट लिया उसको डायरेक्ट लाभ में बदलने की बात थी। आज जो स्थिति है वो भी है कि जो पैसा उद्योगपतियों ने जो पैसा दिया, आज वो खाए बैठे हैं देश की जनता का पैसा, जो राइट ऑफ कराना चाहते हैं, राइट ऑफ कर दिया गया है 11-16 करोड़ रुपए, तो फिर उसके मालिया गए आपने माफ कर दिया। तो ऐसे उदाहरण है कि उद्योगपतियों का पैसा जो बैंकों के से ऋण लेकर के इन्होंने खा लिया और जो देना नहीं चाहते और जो डूब गया बैंकों का पैसा, उस स्थिति में बैंकों की जो आर्थिक हालत थी इतनी खराब हो गई थी कि बैंकों के पास पैसा ही नहीं था और इसके माध्यम से आम जनता का, गरीब का पैसा, महिला का, बच्चों का गुल्लक तुड़ा करके आपने बैंक के अंदर जमा करवा लिया। आज पूरे बैंकों के खाते पूरा हजारों करोड़ रुपया जो था सारा का सारा बैंकों में जमा हो गया है और आज वो जो स्थिति थी उद्योगपतियों की वजह से खराब हो रही थी, उससे एकदम बैंकों को बचे हैं इसमें। लेकिन आम आदमी को उससे कोई फायदा नहीं हुआ, आम गरीब को उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उसका ये हुआ नतीजा कि आज जो नगद रियल एस्टेट के अंदर मजदूरों को रोज पैसा दिया जाता है, जैसे आपने कहा भी चौकटी के अंदर, जैसे मनमोहन सिंह जी ने जो बात कही, आज प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति जी ने जो बात की कि पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए ही नोटबंदी का एक हथियार उपयोग किया इसमें बहुत बड़ा कारण ये है। और उसी का नतीजा है 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पहले ये सर्जिकल स्ट्राइक लाए, वो फेल हो गए, इन्होंने अपने अपने नेताओं में पोस्ट लगा दिए। जैसे नागपुर से ट्रेनिंग लेके गए, वहां सर्जिकल स्ट्राइक करके आ गए और बस सब कुछ ठीक हो गया और आज वैसे के वैसे सारा हो रहा है बॉर्डर के ऊपर। ये मनीष जी को ही देना है। मेरा ये कहना है कि आज जो मांग पत्र कांग्रेस ने पूरे देश में दिया है प्रधानमंत्री के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से, वो उसमें यही है कि इस पीड़ा से पीड़ित गरीब को राहत तो दो, लाइन में जो लग के मर गया उसको तो राहत दो, जिनकी शादियां टूट गई, जिनके जो है गरीब का जो बेरोजगार हो गया उसको नौकरी से हटा दिया गया, लेबर छटनियां चल रही हैं। हमने पूछा है कि भाई कितने लोग बेरोजगार हो गए, ये इसीलिए पूछा है कि इसकी वजह से छटनियां जो उद्योगों में हुई है उनके पास पैसा नहीं है सर्कुलेशन के लिए, उद्योगपतियों के पास पैसा नहीं है, मिडिल क्लास मारा गया है, छोटा व्यापारी मारा गया है। जानना चाहूंगा कि लंबे समय से हम एक इस दौर से गुजर रहे हैं कि पूंजीपति, गरीब, इनके बीच की जो एक खाई होती जा रही है। मुझे लगता है कि ये बात सही है कि अगर किसी ने ब्लैक मनी स्टॉक की है तो चाहे पूंजीपति हो चाहे कोई भी हो, बिल्कुल उसके सामने। जी, आपका $68 पहुंच गया, एक्सपोर्ट आपका डाउन हो गया, आप हर स्तर पे देश पीछे की तरफ जा रहा है। सिर्फ इसी वजह से बनाया जाए कि हम वोट बैंक में तब्दील कर देंगे उन भावनाओं को, मुझे लगता है कि एक मजाक है ये लोकतंत्र के साथ में। दोनों बातें जो कही इन्होंने, एक तो ये कि एनपीए एग्जैक्टली राइट ऑफ कर देना होता है, ये बात गलत है। केवल बैलेंस शीट में उसको नहीं शो करके, और ये देश की जनता समझती है क्या है क्या नहीं है, कर्जा माफी नहीं, सीधा लाभ देने की बात है, सीधा रिकवरी उनके रोकने की बात है। कर्जा माफी हो गई है अगर किसी को एनपीए किया है तो। एक दूसरी बात ये बात से सहमत हूँ, लेकिन सर वो एक तरह से एक राहत ही है उस डिफॉल्टर को, लगातार उसका पैसा बढ़ता जा रहा है, उसकी वसूली का क्या है सर, हम तो ये जानते हैं। आप उसको ये करके नया लोन दे रहे हो, आप उसको नया लोन दे रहे हो, पहला चुकाया नहीं और ये उसको क्लियर करके दूसरा नया लोन देने का रास्ता खोल रहे हो। जनता का पैसा तो उन्हीं के पास जाना है। ये सब किया जा रहा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार का है। 10 साल से जो आर्थिक नीतियां थी, जो लोगों को रिलैक्सेशन, आप ठीक करने के बजाय खराब क्यों कर रहे हैं? आप ठीक करने के बजाय खराब क्यों करते जा रहे हैं? और स्थिति आपने, लेकिन ये जो खाई खोदी जा रही है सिर्फ वोट के लिए कि कौन खोद रहा है? मैं आपको कह रहा हूँ, सूट-बूट की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, 2-2 करोड़ का कोट हमारा प्रधानमंत्री बैठता है, 10-10 लाख का प्रधानमंत्री बैठता है। क्या स्थिति है देश की? जो गरीब की बात करता है उसकी हालत तो देखो क्या क्या करता हूँ। अल्टीमेटली उसके लिए सरकार की पॉलिसी, कैबिनेट में कोई फैसला किया जाता है तो उसके पीछे रीजनिंग होती है, और उसके कारण जो गुजरात का इंडस्ट्रियलाइजेशन 17% बढ़ गया है, रोजगार की परसेंटेज उसमें 13.3% की बढ़ोतरी हुई है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने आंखें मींच ली है। अल्टीमेटली देश के पूरा देश कह रहा है छुट्टियां हो रही है, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। तो गुजरात के खुद नागपुर में बैठे श्रम संगठन के भारतीय मजदूर संघ के नेता जो है खुद कह रहे हैं कि आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, 5 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने का काम कर दिया है। हम तो इन्हीं की पार्टी के थिंक टैंक है, उनकी बात बता रहे हैं, इनका ज्ञान बढ़ा रहे हैं। अब आपके आदमी कह रहे हैं ये चीज कि रोजगार के अवसर खत्म कर दिए देश में, और यही कारण है कि उनसे चंदा लेना चाहते हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और उसके बाद में पैसे ले लेंगे उनसे तो उनकी पक्ष में बोलने लग जाएंगे। कांग्रेस पार्टी तो ये कर रही है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत ही घातक होगी। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वर्ग संघर्ष वाली स्थिति भी आ सकती है। अब जैसे आप ये देखिए उदाहरण के लिए कि जो नोटबंदी का अगर
देखा जाए तो क्या प्रभाव पड़ा। वेनेजुएला में भी ये इस तरह की घटना हुई, हाथों हाथ वापस लेना पड़ा, वहां की सरकार को हाथों हाथ लेना पड़ा। हाँ। तो ये मोदी सरकार, केंद्र में जो भी सरकार है, उसकी अब जिम्मेदारी होती है कि अब वो मतलब जनता का धैर्य का ज्यादा मतलब इम्तिहान ना लें। हाँ। और इसे अब जब एक तरफ आप इस चुनाव के मुद्दे में दो चीजें ले रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को ले रहे हैं, नोटबंदी की सफलता का दावा कर रहे हैं, ऐसी सूरत में आम आदमी की राहत देने की बात होनी चाहिए। और साथ साथ ही इसके लिए भी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आखिर ये जो ग्रोथ रेट जो आपकी है, जो 7.8 से लेकिन 7.1 होने की अब कयास अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो ये देश के हित के लिए भी नहीं हो सकता है कि इसके दूरगामी परिणाम आएंगे। लेकिन आपको ये कम से कम यह है कि अगर आपको जनता से आपको सपोर्ट लेना है तो उसकी जो समस्या है पूरा करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, उसके रोजगार निश्चित की रक्षा करनी पड़ेगी। और उसके पास में जो छोटा मोटा जो धंधा करता कारोबारी, उसके रोजगार भी प्रभावित न हो, इसके बारे में भी आपको कुछ न कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। और नोटबंदी बेशक एक इलेक्शन में मुद्दा बन सकता है दोनों ही तरफ से, लेकिन जनता अभी भी अपनी समस्याओं के लिए स्टैंड कर रही है। और ये बात सही है कि 50 दिन की जो मोदी साहब ने मोहलत मांगी थी वो पूरी हो चुकी है। और अगर जहां हालात नहीं सुधरे, हालात सुधरते भी जा रहे हैं, पैसा आ रहा है लोगों के पास में, जब भी देश चल रहा है, लेकिन जहां हालात नहीं सुधरे वो एक तरह से माना जाना चाहिए कि वो विक्टिम ऑफ फाइनेंस है। अगर उसकी आर्थिक तंगी इसी तरह से वो झेलता रहा तो उसका सब्र भी टूट सकता है। और हमारा मानना है कि अमीरी गरीबी दोनों को राजनीतिक नजरिए से इसे इश्यू बना करके एक वोट में डालने की अगर कवायद की जाती है तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के साथ धोखा भी है। दोनों का ही देश के उत्थान में, विकास में योगदान है, उसे बनाए हुए रखना बहुत जरूरी है। दोनों धुरी हैं और वो बहुत जरूरी भी हैं देश के विकास के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ चल रहा है, 5 राज्यों के चुनाव और देश में नोटबंदी को लेकर के बीजेपी कैसे जवाब देगी। चार जनवरी 2017 से स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। ऐसे 500 शहरों में जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है, शहरों को आंका जाएगा स्वच्छता के आधार पर। 40% नंबर तो घरों के कचरे से ही जुड़े। क्या आप गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखते हैं? क्या आपकी म्यूनिसिपैलिटी गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा करती है? अगर हाँ, तो आपके शहर के 40% नंबर पक्के, और अगर नहीं तो अभी भी समय है, शुरू हो जाइए। याद रखिए, कहीं आपका शहर पिछड़ ना जाए। 4 जनवरी 2017 से सर्वेक्षण का हिस्सा बनिए। कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1969 पर। स्वच्छ सर्वेक्षण, एक कदम स्वच्छता की ओर। पैंसठ साल से चली आ रही थी बनती बिगड़ती जिंदगी। कुछ झूठे वादे चला रही थी देश। ऐसे ही कुछ वादों से बनती बिगड़ती आ रही थी हमारी किस्मत। शुक्र है हर खबर से बाखबर हैं हम, क्योंकि हर वादा झूठा नहीं होता।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास।